नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान में। आज का हमारा ये वीडियो स्पेशल फॉर रीट एग्ज़ाम एंड सीटेट के लिए बनाया गया है। रीट 2020 और सीटेट तो हर साल 2 बार होती है, एक जनवरी और एक जुलाई। तो प्रत्येक एग्ज़ाम में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हिंदी विषय के लिए, क्योंकि वर्ण विचार और उनके उच्चारण स्थान ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो के अंत तक आपका वर्ण विचार और उच्चारण स्थान आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक बने रहें, चैनल के साथ अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। ये हिंदी व्याकरण की शुरुआत है। कोई भी व्यक्ति जब अपने विचार प्रकट करता है तो एक भाषा का प्रयोग करता है, और भाषा बिना व्याकरण के समृद्ध नहीं बन सकती। तो भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, और वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। इस पद के ऊपर हम चर्चा हमारे पूर्व वीडियो में कर चुके हैं, पद परिचय के अंतर्गत। इसे भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। व्याकरण के 4 भाग किए गए हैं। किसके आधार पर? इन्हीं आधारों पर। लिखित चिन्ह को क्या कहा था? वर्ण विचार। तो सबसे पहले आता है वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार। वर्णों से मिलकर शब्द बना, शब्द से मिलकर के वाक्य बना। तो व्याकरण का तीसरा पार्ट वाक्य विचार, और चौथा विचार पद विचार। इस प्रकार इन 4 भाग कहें या फिर 4 पार्ट कहें, इनको मिला करके व्याकरण का निर्माण होता है। वर्ण विचार। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, और वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है। किसी भी भाषा की शुरुआत वर्ण से होती है, और वर्ण ध्वनियों का एक समूह माना गया है। वर्ण विचार के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बातों का अध्ययन किया जाता है, और यही सामान्य सी बातें ज़्यादा समझ लेने के कारण एग्ज़ाम में अंक कटने का कारण बनती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि तो सामान्य है, वर्ण विचार शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दोबारा क्यों पढ़ा जाए, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। तो ये टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हमारे अंक कम कर देती है। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षा में हर अंक का अपना महत्व है, हर टॉपिक का अपना महत्व है, इसलिए सभी को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। वर्ण विचार में जैसे मैंने कहा कि हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक तो स्वर का, एक व्यंजन का, और एक उनके उच्चारण स्थान का। इन तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्ण विचार में कोई और चीज़ आती ही नहीं। सामान्य सी बातें अगर सही हो जाए तो अंत में जलवा लाती है। बात कर लेते हैं हम वर्ण की। वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अक्सर वर्णमाला आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, पहली कक्षा से। वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। ये प्रश्न आज तक काफ़ी लोग गलत करके आ जाते हैं। हालांकि प्रश्न हमारे दिए गए ऑप्शंस के अनुसार ही हमें करना होता है उस समय, लेकिन अगर सही उत्तर की तलाश की जाए तो क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या। 2 प्रकार से प्रश्न आता है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो अगर मूल वर्णों की बात की जाए तो 11 स्वर और 33 व्यंजनों को मिला करके मूल वर्ण कितने बनते हैं? 44। अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात की जाए तो ये होता है 52, अर्थात 52। जब सीधा सा प्रश्न पूछे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर बनेगा 52। अब 52 ही उत्तर सही क्यों होगा? अक्सर वहाँ पर 44 भी दिया होता है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? 52। लेकिन अगर हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या पूछे और साथ में 52 भी दिया हो तो सही होगा 44। 52 को उत्तर हमने सही क्यों माना? क्योंकि इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के द्वारा एक 1967 में एक वर्णमाला प्रकाशित की गई, जिसमें वर्णों की संख्या 52 मानी गई।
इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120, भाग 6 अनुच्छेद 210, भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भी इस बात की पुष्टि की गई है, अर्थात इन 52 वर्णों को सही माना गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ण विचार के पहली बात या उसके पहले टॉपिक स्वर की। स्वर ये वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का घर्षण रुकावट नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। बिना किसी रोक टोक के इनका उच्चारण कर लिया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वरों की बात की जाए तो स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इनके अलावा किशोरीदास वाजपेयी ने अंग और अह को भी वर्ण माना है, इन्हें अयोगवाह नाम दिया गया है। इनमें भी अगर मूल स्वर को देखा जाए, इन 11 स्वरों में अगर मूल स्वर की बात की जाए तो मूल स्वर कितने हैं? 4 ही हैं, अ, ई, उ और री। बाकी के 7 है वो संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। सही दिशा और कठिन परिश्रम के साथ उचित धैर्य से अगर मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है, और आप सही दिशा की ओर बने रहिए। बात करते हैं व्यंजन की। स्वर को हमने देख लिया, कितने थे? 11, अयोगवाह 2, तो कितने हो गए? 13। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात व्यंजन को बिना स्वर के बोला नहीं जा सकता। आप हमेशा से इन्हें पढ़ते आ रहे हो। क वर्ग जिसमें क, ख, ग, घ, च वर्ग को इससे पूरे के च वर्ग का नाम, अर्थात इसके 5 वर्ण या 5 व्यंजन। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार क, च, ट, त, प हमने इन्हें 5 वर्गों में बांट लिया है, क्योंकि इनमें समान 5-5 व्यंजन हैं। और ये 25 के 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब जब इनको बोला जाता है तो इनके उच्चारण स्थान में जीवा मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है या अवश्य टच करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी नाम दिया गया है। अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो 25। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 हैं ये। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ जब इनको बोलते हैं तो एक ऊष्मा मुख से बाहर निकलती है, गर्म हवा निकलती है, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन अर्थात 2 व्यंजनों को मिला करके एक व्यंजन बनाया गया है, इसलिए संयुक्त नाम दिया गया है। इनकी भी संख्या कितनी है? 4, श, त्र, ज्ञ और श्र। इसके अलावा 2 द्विगुण या जिसे ताड़न जात कहते हैं वो हैं ड़ और ढ। तो कुल मिलाकर के आपकी 52 संख्या यहाँ पर बन चुकी है। स्पर्श व्यंजन थी 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, संयुक्त 4, द्विगुण 2 और 13 स्वर, 11 स्वर थे और 2 अयोगवाह अंग और अह। इन वर्णों के अतिरिक्त भी हिंदी के अंदर और वर्ण भी स्वीकार किए गए हैं जिन्हें आगत या ग्रहित स्वर नाम दिया गया है। जैसे अ की ध्वनि आती है, जो आप अक्सर डॉक्टर के अंदर जो अ देखते हो, उस अ को नाम दिया गया है। उसके बाद ख, ग, ज, फ, अर्थात जिन व्यंजनों के साथ नुक्ते का प्रयोग किया गया हो उन्हें भी आगत स्वर नाम दिया गया है। और ये नुक्ते वाले सारे के सारे व्यंजन अरबी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। और अगत स्वर इसे कहाँ से लिया है? अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है। अब इनके वर्गीकरण की बात करें तो स्वरों के वर्गीकरण काफ़ी आधार पर किया गया है। सबसे पहले वर्गीकरण किया गया है हमारे ओष्ठों की आकृति के आधार पर, जो हमारे होठ हैं उनकी आकृति के आधार पर इनका वर्णन किया गया है, अर्थात होठों के खुलने और बंद होने के आधार पर किस प्रकार वृत्ताकार, जिन स्वरों को बोलने से वृत्त की आकृति में हमारे होठ खुलते हों, और अवृत्ताकार, वृत्ताकार में उ, ओ और औ, और अवृत्ताकार में अ, आ, ई, री, ए और आई। मुखाकृति अर्थात मुख की आकृति के आधार पर, मुख किस प्रकार, मुख की आकृति अर्थात मुख कितना खुलता है, आधा खुलता है, पूरा खुलता है या बंद रहता है। तो विवृत अर्थात पूरी तरह से खुला हुआ। जब अब आ की ध्वनि निकालते हो तो आपका मुख पूरी तरह खुल जाता है।
इसीलिए इसे किस में रखा गया है, विवृत में। अक्सर पूछा जाता है निम्न में से विवृत कौन सा है, तो आपका उत्तर बनेगा आ। अर्धविवृत, जिसमें आधा मुख खुलता हो, ए और ओ, इनमें आधा मुंह खुलेगा। जब भी आप इनका उच्चारण करोगे आपका मुख आधा खुलेगा। संवृत, संवृत का मतलब बंद। कुछ ये ऐसे स्वर हैं जिनको आप बोलेंगे तो आपका मुख बंद होगा, ई ऊ, इस प्रकार ये। और अर्ध संवृत, जिनमें आधा बंद होता है, ए औ। इस प्रकार जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर, पहला था ओष्ठों की आकृति के आधार पर, दूसरा मुख की आकृति के आधार पर, अब दूसरा है जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर। हमारे जीवा का कौन सा भाग उनके उच्चारण में सहायता प्रदान करता है, आगे का, मध्य का या पीछे का। 3 भाग बांट दिए गए, अग्रभाग मतलब आगे का भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। आप बोल कर देखिए अग्रभाग, जीवा जब ई का आप उच्चारण करेंगे तो जीवा आगे की ओर है, मध्य अ, पश्च आ, यानी हमारा उच्चारण स्थान आगे से, मध्य से और पीछे से होता है जीवा के। उच्चारण में लगने के समय के आधार पर, समय लगना का मतलब हर्ष और दीर्घ 2 भागों में बांटा गया है। हर्ष मतलब कम समय लगना, जब आप इनको बोलते हो तो अ ई उ री आप जल्दी बोल देते हो, इसका समय कम लगता है। और दीर्घ स्वर आ ई उ ए आई ओ और औ, इनको बोलने में समय अधिक लगता है, दीर्घ स्वर का नाम दिया गया है। उच्चारण के आधार पर निर्नुनासिक, आप किस प्रकार का उच्चारण करते हो। निर्नुनासिक का मतलब है सभी हमारे स्वर, और अनुनासिक का मतलब अनुस्वार और चंद्र बिंदु युक्त स्वर निर अर्थात न, और नासिक मतलब नाक, जो नाक के द्वारा नहीं बोले जाते वो कौन से हैं, सभी स्वर हैं। और अनुनासिक, उनमें हमारे अनुस्वार और चंद्र बिंदु युक्त जो भी व्यंजन आएंगे वो सारे के सारे नाक के द्वारा बोले जाएंगे, अनुनासिक। व्यंजनों के वर्गीकरण की बात कर ले, स्वरों का वर्गीकरण हम कर चुके। व्यंजनों के वर्गीकरण की ओर ध्यान दें तो इनका भी वर्गीकरण किया गया है। एक तो ध्वनि अथवा घोष के आधार पर, किस प्रकार की आवाज़ आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है या आ ही नहीं रही। तो अ घोष और स घोष 2 भागों में बांटा गया है। अ घोष अर्थात कंपन का नहीं होना, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अर्थात क ख च छ, इस प्रकार जो पहला और दूसरा वर्ण है वो क्या होंगे, अ घोष। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन शुरू के 3 श, श और स, ये तीनों अ घोष में आएंगे। उसके बाद है स घोष, जिनको बोलने में कंपन होता है मुख में, वह तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग थे, क च ट त प, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण ग घ अंग, अर्थात जब आप इनको बोलते हो तो आपके मुख में एक कंपन सा होता है। इसी के आधार पर इन अ घोष और स घोष नाम दिया गया है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य व र ल ह, इस प्रकार ये, और सभी 11 के 11 स्वर किस में आएंगे, स घोष में। प्राणवायु, जब बोलते हो तो मुख से जो वायु निकलती है बाहर, उसके आधार पर वायु कम निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है, तो अल्प प्राण, वायु का कम मात्रा में बाहर निकलना, वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। क ग ng, आप इन्हें बोलते हो तो कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इनको बोलने में भी कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है और सभी 11 स्वर। इसके अलावा महाप्राण, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण श, स और ह, ये महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। इनको बोलने में ध्वनि जो प्राण वायु है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। अब है प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं, तो स्पर्श। स्पर्श व्यंजन की अगर बात की जाए तो वैसे हमने कहा था कि स्पर्शी व्यंजन कितने थे, 25, लेकिन अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो स्पर्श व्यंजन में, क्योंकि अंतिम 5 वर्ण किस में आ जाते हैं, नासिक्य में, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया है और शुरू के 4 लिए हैं, क ख ग घ, इस प्रकार लिए हैं इनके, तो ये किस में आते हैं, स्पर्श में। उसके बाद है संघर्षी, जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है, श, स, स्व और ह, काफ़ी संघर्ष करके बोलना पड़ता है, इसलिए इन्हें संघर्षी नाम दिया है। स्पर्श संघर्षी, जिनको बोलने में
जीवा स्पर्श भी करे और संघर्ष दोनों करना पड़े। तो इसमें च वर्ग के शुरू के चारों आएंगे और नासिक के सभी वर्गों के पांचवें वर्ण या पंचम वर्ण को इसमें शामिल किया गया। ङ, ङ, ण, न, म इनको बोलने में नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए नासिक के व्यंजन इन्हें नाम दिया है। पार्श्विक अर्थात अलग से ल, जिसको बोलने में प्रकंपित या लुंठित, अलग से यह र, एक कंपन सा होता है आपके मुख में जीवा के साथ। जब भी आप र की ध्वनि निकालते हो तो र। उत्क्षिप्त या फेंका हुआ या उठकर गिरना, ये है हमारे दोनों द्विगुण। और संघर्षहीन या स प्रवाह, जो संघर्षहीन है, जिनके प्रवाह किसी प्रवाह की आवश्यकता नहीं है, वो है य और व। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या था? उच्चारण स्थान की बात कर ली जाए, स्वर और व्यंजन की बात हो चुकी। उच्चारण स्थान भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, इस स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है, निम्न में से मूर्धा से उच्चारित नहीं होता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो स्वरों के उच्चारण स्थान की बात कर ली जाए तो कंठ, जिनकी ध्वनि कंठ से निकलती है सीधे ही अ और आ। उसके बाद तालु, ई और ई। ओष्ठ यानी होठों के द्वारा जो निकलते उ और ऊ। और मूर्धा, मूर्धा अर्थात री, दांतों के ऊपर ठीक खुरदरा भाग, उसे मूर्धा नाम दिया गया है। और कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों के सहयोग से। और कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से। व्यंजनों के उच्चारण की बात कर ली जाए तो क वर्ग पूरा का पूरा किस में आता है? कंठ में। अर्थात क वर्ग क ख ग घ ङ ये पूरा का पूरा कंठ के माध्यम से बोला जाता है और इसके साथ ही है भी इसी के साथ प्रयुक्त होता है। च वर्ग, च वर्ग तालुका से बोला जाता है और इसके साथ य और श भी तालु से ही बोले जाते हैं। ट वर्ग, जब भी आप इस ट वर्ग की ध्वनि निकालेंगे तो आपकी जीभ आपकी मूर्धा के टच होगी या उसे स्पर्श करेगी, इसलिए मूर्धा नाम दिया। र और श भी इसके अंतर्गत आते हैं। त वर्ग, ये दंत, जब भी आप त वर्ग का कोई भी व्यंजन उच्चारित करोगे तो आपकी जीवा है वो आपके दांतों को स्पर्श करेगी। त, थ, द, ध, न, इस प्रकार ये। और ल और स, इनको बोलने में भी जीवा दांतों को स्पर्श करेगी, दंते नाम दिया। और प वर्ग, प वर्ग का कोई भी अक्षर बिना होठों के नहीं बोला जा सकता। जब भी आप बोलने का प्रयास करोगे आपके होठ खुलेंगे या बंद होंगे। और व दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। आप इन्हें बोल कर देखिए, आपकी पता लग जाएगा कौन सा कहाँ से बोला जा रहा है। और याद करने का बेहतर तरीका, सबसे पहले कंठ आता है, बात करें तो कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। और यही इसमें क्रम है, क च ट त प, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। आप कंठ से आप ऊपर की ओर उठिए तो तालु भाग आता है, तालु से ऊपर की ओर मूर्धा, मूर्धा से ऊपर उठते हैं तो दंत आता है और दंत के बाद हमारे ओष्ठ आते हैं। और जो द्विगुण हमने बताए थे अड़ है, ये दोनों मूर्धा से बोले जाते हैं। और अयोगवाह की बात कर ली जाए, अंग, जिसे हमने अनुस्वार नाम दिया है, वो नाक से बोला जाएगा। और अह, ये विसर्ग से बोला जाएगा। इनको याद करने का एक बेहतर तरीका है, आसान सा तरीका, कुछ सूत्र इनके लिए बनाए गए हैं। जैसे आपको अकु है, विसर्ग है, कंठ है, आप इसे याद कर लीजिए। तो कंठ से बोले जाने वाले सारे के सारे इसके अंदर आ गए हैं। अ अर्थात ए और आ दोनों। कु का अर्थ क वर्ग पूरा। और विसर्ग और है, ये कंठ से बोले जाते हैं। इचु, यशा, तालु। तो ई का मतलब यहाँ पर ई और बड़ी ई दोनों से है। और चू का मतलब यहाँ पर च वर्ग से। उसके बाद य और श, ये किससे बोले जाएंगे? तालु से। उसके बाद मूर्धा से, मूर्धा के लिए हमने सूत्र बनाया है ऋटुरिषा मूर्धा। ऋटुरिषा अर्थात री का मतलब री, टू का मतलब ट वर्ग, र और श, ये मूर्धा से बोले जाएंगे। उसके बाद उपु ओष्ठ, उ का मतलब उ और पै, पू का मतलब पै वर्ग, ये किससे बोले जाएंगे? पूरे ओष्ठ के माध्यम से। वै का है वैकारस्य दंतोष्ठ, वै को दांत और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोला जाता है। पंचम वर्ण नासिक के, पांचवें वर्ण सभी नासिका के माध्यम से बोले जाते हैं। और ए देतु कंठ तालु, जो ए और आई है इन्हें कंठ और तालु दोनों के माध्यम से बोला जाएगा। और ओ दो तो कंठोष्ठ, तो ओ और औ को कंठोष्ठ के माध्यम से बोलते हैं। कभी कभी आप कुछ ऐसे व्यंजन देखते हो जिनमें एक ही वर्ण या व्यंजन दो बार आवृत्ति होती है, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे बग्गा, दिल्ली, इसमें लय, गय,
2 बार आवृत हो रहे हैं, इन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इससे संबंधित भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सका है। निम्न में से द्वित्व व्यंजन कौन सा है या निम्न में से द्वित्व व्यंजन नहीं है। अब एक बात और कर लेते हैं, र का प्रयोग हिंदी में कितने रूपों में होता है? 4 रूपों में। आप देख लीजिए, कर्म, क्रम, करम और राष्ट्र। कभी मात्रा में आता है, कभी पूरे अर्थों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो र को 4 रूपों से प्रयोग किया जाता है हिंदी में, और इनमें से सिर्फ कर्म का र ही आधा है, बाकी तीनों के तीनों पूरे हैं। क्रम, कर्म और राष्ट्र तीनों के अंदर र पूरा प्रयोग किया गया है, बाकी एक में आधे यानी मात्रा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, इसे ध्यान से देखिए। कुछ आगे प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हल करने का प्रयास कीजिए। जैसे च व्यंजन का उच्चारण क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं, ध व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसा है, छ, क, थ, फ ध्वनियाँ क्या है, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार के लिए बोले नहीं जा सकते वे क्या होते हैं, श्रय ये कैसा व्यंजन है, निम्न में से मूर्धा से जो उच्चारित होता है वो कौन सा आपको इन चारों में से देखने हैं, अंत्यस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है वो आपको देखना है, ओष्ठ से इनमें से क्या उच्चारित होता है वो देखना है, पार्श्विक और प्रकंपित वर्ण इनमें से कौन सा है वो आपको इसमें से देखना है। इस प्रकार बहुत से प्रश्न बनते हैं। आगे हम प्रश्नों के लिए स्पेशल से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे प्रश्न शामिल करेंगे। इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।